सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों आज जो हमारी फिजिक्स की क्लास है इसमें हम वेव ऑप्टिक्स चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स में हमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड फार्मूले देखने को मिलते हैं सब कुछ हम आज इस वन शॉट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि वेव ऑप्टिक्स में हमें कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले हम तो वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसके बाद में हाइजेन प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं। इसमें दोस्तों हाइजेन प्रिंसिपल की सहायता से जो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन को प्लेन वेव में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद में कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट वेव्स क्या होती है इसको जानेंगे। फिर दोस्तों हम लाइट वेव्स जो यहाँ पर तीन तरीके के फिनोमिना देखने को मिलते हैं इसके इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस को हम यहाँ पर यंग एक्सपेरिमेंट की भी सहायता से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं हम वेव ऑप्टिक्स की। देखो हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी कि जो ऑप्टिक्स होती है यानी कि जो प्रकाशिकी है ये क्या होती है, इसमें हम लाइट के नेचर के बारे में, ठीक है, लाइट का जो नेचर होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है, इसका जो लाइट का जो क्या होता है प्रोपोगेशन होता है, ठीक है, कि लाइट किस प्रकार से ट्रेवल करती है, इसका जो हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं ऐसी फिजिक्स की ब्रांच को क्या बोला जाता है, ऑप्टिक्स बोला जाता है। अब ये दो तरीके से यहाँ पर हम लाइट का स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स में। देखो ऑप्टिक्स में यहाँ पर देखो हम रे ऑप्टिक्स में लाइट को मानते हैं कि भाई वो रे की तरह यहाँ पर क्या कर रही है, बिहेव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में वो किसी कांस्टेंट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है एक रे के रूप में। दूसरा यहाँ पर वेव नेचर भी इसका लाइट का देखने को मिलता है, वेव नेचर देखने को मिलता है हमको लाइट का, तो इसे हम स्टडी करते हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो आज हम इस क्लास में देखो रे ऑप्टिक्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम आज करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स को कंप्लीट। ठीक है, तो देखो वेव ऑप्टिक्स में यहाँ पर हम लाइट का किस तरीके से नेचर देखने को मिलता है। ठीक है, क्या होता है, देखो लाइट को हमने देख लिया था रे ऑप्टिक्स में कि रे के रूप में वो किस प्रकार से मिरर लेंस से हमको उसका फिनोमिना कौन कौन से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले फिनोमिना हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। लेकिन आज जो लाइट के यहाँ पर फिनोमिना हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में जो वेव नेचर देखने को मिलता है ना, इसका स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर बेसिक अजम्पशंस क्या रहने वाले हैं लाइट वेव के लिए। तो देखो लाइट को हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं। देखो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में भी एक विजिबल लाइट वेव रे पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ही यहाँ पर क्या करती है, बिहेव करती है, जिसकी स्पीड हमें कितनी देखने को मिलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसने वैक्यूम में देखने को मिलती है। ये इसकी लाइट वेव की स्पीड रहती है। इसमें हमें इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जैसे पोलराइजेशन इस प्रकार के फिनोमिना का अध्ययन करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक टर्म आती है वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट को दोस्तों आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, लाइट का सोर्स है, ठीक है, यहाँ से हमारी लाइट निकल रही है, ठीक है, इस प्रकार से वेव या किरण के रूप में यहाँ पे मान लो ये वेव के रूप में यहाँ पर लाइट निकल रही है। तो अब मान लो इसके एक निश्चित डेफिनेट डिस्प्लेसमेंट पे मान लो किसी निश्चित डिस्प्लेसमेंट पे हमें क्या होता है, इसके हर एक पॉइंट पर, चाहे आप किसी भी इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, या किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, ये ऐसा लोकस होता है, ऑल पॉइंट्स का लोकस होता है। ठीक है, तो इस लोकस पर इसके किसी भी पॉइंट पर हमें फेज जो होता है, वेव का जो फेज होता है ना फाई, ठीक है, ये हमें एक सेम देखने को मिलता है हर एक पॉइंट्स के लिए। ठीक है, या कांस्टेंट देखने को मिलता है हमें हर एक पॉइंट्स पर इसके। ठीक है, तो ऐसे में देखो यार इसकी जो डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है यहाँ पर सोर्स से, ठीक है, वो भी यहाँ पर सेम रहता है। ठीक है, सेम डिस्प्लेसमेंट और सेम फेज पर यहाँ पर ये एक लोकस होता है ऑल पॉइंट्स का, जिसे हम वेव फ्रंट नाम देते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे चले, वेव फ्रंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो दोस्तों ये जो है ना परपेंडिकुलर होता है टू द रे डायरेक्शन, रे की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव फ्रंट यहाँ पर फॉर्म होता है। रेज आर नॉर्मल एट 90 डिग्री टू द वेव फ्रंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री पर रेज यहाँ पर क्या होती है, इस पे नॉर्मल होती है, किस पे, वेव फ्रंट पे। तो वेव फ्रंट रिप्रेजेंट क्या करता है, वेव के शेप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि वेव का क्या शेप है। ठीक है, और देखो रे क्या यहाँ पर शो करता था, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में, कि रे तो वहां पर एनर्जी का फ्लो होता है किस डायरेक्शन में उसको बताता है, लेकिन वेव फ्रंट यहाँ पे वेव की शेप को बताता है। ठीक है, नो एनर्जी अलोंग वेव फ्रंट। देखो हमने अभी बात करी कि भाई वेव तो जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे शेप बता रहा है सिर्फ कि वेव का शेप कौन सा है। एनर्जी कौन बताती है, रे बताती है कि रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है। क्लियर है, और रे और वेव फ्रंट तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो चलिए आगे देखो, अब जो वेव फ्रंट्स बनते हैं किसी भी सोर्स के लिए वो किस शेप के हो सकते हैं भाई, स्फेरिकल शेप का हमें वेव फ्रंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो इस पॉइंट सोर्स से क्या होता है कि इसके सभी ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर वेव यहाँ पे प्रोपेगेट होती है। तो इस वजह से जो यहाँ पर स्फेरिकल शेप के यहाँ पर हमको वेव फ्रंट देखने को मिलते हैं किसी पॉइंट सोर्स के लिए। लेकिन वहीं अगर मान लो अगर कोई लाइन सोर्स है जैसे इस प्रकार का है, ठीक है, ये हमारे पास में एक लाइन सोर्स है, तो अब देखो यहां से जो वेव हो रही है इसके डायरेक्शन में सभी तरफ निकल रही है, तो यहां पर एक स्फेरिकल क्या होगा, स्फेरिकल
स्फेरिकल यहाँ पे नहीं बल्कि सिलिंड्रिकल, ठीक है। कौन सा यहाँ पर हमारा वेव फ्रंट बनने वाला है, सिलिंड्रिकल, क्योंकि जो स्फेरिकल होता है वो तो पॉइंट सोर्स के लिए निकलता है, ठीक है, बनता है वेव फ्रंट, ठीक है। तो जो स्फेरिकल बनता है वो तो बनता है किसके लिए, पॉइंट सोर्स के लिए। लाइन सोर्स के लिए जो बनता है कौन सा, सिलिंड्रिकल यहाँ पर शेप का हमको वेव फ्रंट देखने को मिलता है। प्लेन वेव फ्रंट कब देखने को मिलता है, जब मान लो हमारा जो पॉइंट सोर्स है वो काफी दूर हो या फिर लेजर लाइट हो, ठीक है। इस प्रकार से इसके लिए हमको प्लेन वेव फ्रंट देखने को मिलता है जब इसका फ्लैट सरफेस होती है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो वेव फ्रंट के जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो कोई बल्ब है, ठीक है, बल्ब भी एक पॉइंट सोर्स है, इस प्रकार का ये बल्ब है। अब उसके ऑल डायरेक्शन में इस प्रकार से वेव प्रोपोगेट हो रही है, लाइट वेव, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या हमको इस प्रकार से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेजर बीम से हमें प्लेन वेव फ्रंट देखने को मिलता है, ठीक है। ट्यूबलाइट जो होती है, जैसे ट्यूबलाइट भाई इस प्रकार से आपने देखी होंगी, इस प्रकार से ट्यूबलाइट रहती है, ठीक है। तो भाई अब इसके देखो, इसके ऑल डायरेक्शन में क्या हो रही है, वेव जो होती है लाइट वेव वो प्रोपोगेट हो रही है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा ना वो एक सिलिंड्रिकल शेप का रहने वाला है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा वेव फ्रंट है भाई, तो ये पॉइंट सोर्स के लिए क्या है, ये एक स्फेरिकल, क्या है, स्फेरिकल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वेव फ्रंट। ये हमारा जैसा लेजर लाइट या फिर बहुत फार पॉइंट सोर्स है मान लो, तो उसके लिए प्लेन वेव फ्रंट देखने को मिलता है। ये हमारा जो लाइन सोर्स है, इस लाइन सोर्स के लिए जैसे ट्यूबलाइट है, तो इसके लिए ये कौन सा, सिलिंड्रिकल यहाँ पर वेव फ्रंट देखने को मिलता है, क्लियर है। अब हम दोस्तों स्टडी करने वाले हैं हाइजेंस प्रिंसिपल की, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्रिंसिपल है क्रिश्चियन हाइजेन ने 1678 में जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किया था। इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो वेव प्रोपोगेट होती है किस तरीके से यहाँ पर वेव फ्रंट्स का यहाँ पर निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है, इसका यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन समझाया था हाइजेन प्रिंसिपल की सहायता से। अब इन्होंने क्या बताया कि जो एवरी पॉइंट होते हैं किसी भी वेव फ्रंट के, वो यहाँ पर एक्ट करते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के। कैसे भाई, जैसे कि मान लो ये हमारा पॉइंट सोर्स है, अब यहाँ से वेव प्रोपेगेट हुई ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक वेव फ्रंट बना, तो भाई यहाँ से भी तो हमारी अब क्या हो रही है, इसके हर एक पॉइंट से यहाँ क्या हो रहा है, लाइट वेव यहाँ से और प्रोपेगेट हो रही है आगे, फिर एक नया यहाँ पर वेवलेट्स बन जाता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जितने भी पॉइंट होते हैं ना, एवरी पॉइंट ऑफ किसी भी वेव फ्रंट्स के, वो यहाँ पर क्या होता है, वो एक सोर्स का कार्य करता है कि यहाँ से अब लाइट रे निकल रही है इसके हर एक पॉइंट से, इस वेव फ्रंट के, तो हम उसे बोल देते हैं कि यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ठीक है, इनफाइनाइट वेव, जैसे मान लो ये हमारा पॉइंट सोर्स है, तो किसी भी यहाँ पर क्या होता है, इनफाइनाइट वेव फ्रंट्स ये बन सकते हैं, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, हर एक पॉइंट से वेव फ्रंट्स के हर एक पॉइंट से क्या होता है, लाइट वेव आगे बढ़ती है और वो सेकेंडरी वेवलेट्स को यहाँ पर फॉर्म करती है, ठीक है। तो यहाँ पर वेव फ्रंट्स, किसी भी वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट यहाँ पर क्या कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनते हैं ना, वो स्प्रेड आउट होते हैं ऑल डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ द वेव। जो स्पीड है यहाँ पे वेव की, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो वो जो है वही सेम स्पीड से क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में आगे प्रोपोगेट होते हैं, ठीक है। अब इसमें मेन चीज ये है कि जैसे मान लो ये हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। यहाँ से ऐसे लाइट वेव प्रोपोगेट हुई, यहाँ पर एक वेव फ्रंट बना, फिर इसके वेव, इस वाले वेव फ्रंट के इस पॉइंट से, हर एक पॉइंट से क्या हो रही है, फिर लाइट वेव आगे बढ़ रही है, ठीक है। फिर एक न्यू वेवलेट्स बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है कि ये जो लाइट वेव है ये इस प्रकार से आगे ही बढ़ेंगी हमेशा, कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में सोर्स की तरफ नहीं चल जाएंगी, ठीक है। ऑल डायरेक्शन कहने का मतलब है कि वो आगे बढ़ रही है ऑल डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर है, इतना आगे ही बढ़ती है हमेशा। न्यू वेव फ्रंट की अगर बात करते हैं, जो न्यू वेव फ्रंट यहाँ पर बनता है टाइम के साथ में, ठीक है, आगे, क्योंकि जितने आगे बढ़ते जाएंगी हमारी वेव, लाइट वेव, उतने वो आगे क्या बनाएंगी, वेव फ्रंट का निर्माण करते जाएंगी, ठीक है। तो वो क्या करती है, जो पुराने वाले जो वेवलेट्स थे या वेव फ्रंट थे, उसके लिए वो एक इन्वेलोप का काम कर रही है। कैसे भाई, जैसे ये हमारा क्या है, सोर्स है लाइट का, ठीक है। तो यहां से जो वेव प्रोपेगेट हुई, फिर आगे यहां पर क्या बन गया, हमारा एक वेव फ्रंट बन गया, फिर इस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से ये वेव आगे प्रोपेगेट हो रही है, फिर एक न्यू यहां पर क्या बना, न्यू वेवलेट्स या न्यू वेव फ्रंट जो बना, वो यहां पर पुराने वाला जो हमारा
क्या था, एग्जिस्टिंग जो क्या था वेव फ्रंट था उसके लिए सराउंडिंग या फिर क्या बोल सकते हैं इन्वेलप का काम कर रहा है ना, उसको तो पूरी तरीके से ढक लिया इसने। फिर आगे इसके हर एक पॉइंट से क्या हो रही है, जो हमारी लाइट वेव होती है वो आगे प्रोपोगेट हो रही है, फिर एक न्यू यहाँ पर वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, अब जो न्यू वेव फ्रंट बनता है टाइम के साथ में आगे, फिर वो क्या करता है, पुराने वाले वेव फ्रंट को इन्वेलप कर देता है, मतलब पूरी तरीके से ढक लेता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चले, आगे देखो, जो हाइजेंस प्रिंसिपल की सहायता से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को प्लेन वेव फ्रंट में यहां पर इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि कोई प्लेन वेव फ्रंट बना हुआ है, उस पे यहां पर किस प्रकार से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को इन्होंने समझाया था, जो हमने रे ऑप्टिक्स में भी इनको जो इसके फिनोमिना थे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के, इसको ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो जो कॉन्सेप्ट थे वहां पर, यानी कि जो लॉ फॉलो होते थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, सेम यहां पर भी वही यहां पर लॉ फॉलो होते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन को जब प्लेन वेव फ्रंट पे समझा गया तो वहां पर इसमें क्या हुआ कि जो वेव फ्रंट पे जो यहां पर लाइट वेव यहां पे क्या होती है, टकराती है। जैसे मान लो मिरर पे टकराई वेव फ्रंट, हमारा जो है वेव फ्रंट ने क्या किया, हिट किया किसमें, मिरर पे। तो जो वहां से टकरा के जो रिफ्लेक्ट होता है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, एक मिरर है और ये वेव फ्रंट आ रहा है भाई किसी पॉइंट सोर्स से आ रहा मान लो, ठीक है, किसी भी सोर्स से जो आ रहा है मान लो वेव फ्रंट, तो यहां पर ये जैसे ही मिरर पे टकरा है तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आया है हमारा इंसिडेंस वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। तो होता है क्या है, देखो ये हमारा क्या हुआ, एक वेव फ्रंट आया, टकराया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होगा मिरर से, तो उसके बाद में ये जो यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट्स बन जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होके। ऐसे ही दोस्तों इसमें होता क्या कि जो रिफ्लेक्शन में जो हमने जो लॉ पढ़े थे रिफ्लेक्शन के लिए, वही सेम लॉ यहाँ पर फॉलो होता है कि ये नॉर्मल के साथ में जिस एंगल से आया है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद में जो सेकेंडरी वेव फ्रंट जो ये वाला बना है हमारा, ये वाला यहाँ पर सेम यहाँ पर क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ में क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर एंगल आई इजिकल टू एंगल आर पढ़ा था ना, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये सेम यहाँ पर लॉ फॉलो होते हैं वेव फ्रंट के लिए भी। वहां हमने रे के लिए पढ़े थे, यहां हम वेव फ्रंट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि जैसे मान लो वहां पे तो हमने रे की बात करी थी कि एक रे एक मीडियम से, मान लो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। लेकिन यहां हम बात करेंगे कि एक वेव फ्रंट है, जैसे किसी लाइट सोर्स से जो यहाँ पर वेव फ्रंट निकल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से वेव फ्रंट आगे आ रहा है और ये वेव फ्रंट क्या कर रहा है, किसी यहाँ पर ऐसी यहाँ पर क्या हो रही सरफेस से टकरा रहा है जो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का यहाँ पर फिनोमिना देता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर कि एक मीडियम से मीडियम चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या यहाँ पर जैसे ही मीडियम न्यू मीडियम में ये इंटर करता है एक वेव फ्रंट, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो न्यू वेव फ्रंट जो वहां से, जैसे मान लो ये हमारा यहाँ पे कोई मीडियम है, अब यहाँ पर एक वेव फ्रंट आया भाई। ठीक है, वेव फ्रंट आएगा, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, यहाँ पर इस पे परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे ये वेव फ्रंट मतलब इस पे टकराता है, तो ये क्या होता है, अगर हमारा ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर आता, मान लो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता, तो ये जो वेव फ्रंट है ये बेंड हो जाता है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, अगर ये डेंसर टू रेयरर अगर जाता अगर वेव फ्रंट, तो ये क्या हो जाता, अवे फ्रॉम हो जाता है किससे, नॉर्मल से। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं, सेम यहाँ पर लॉ फॉलो होते हैं। ठीक है, वेव फ्रंट के लिए भी वहां हमने रे के लिए पढ़े थे, यहाँ वेव फ्रंट के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो इसमें यहाँ पर वहां पर हमने क्या पढ़ा था, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट पढ़ा था। तो यहाँ पर भी सेम वही है कि साइन आई अपॉन में साइन आर किसके इक्वल होता है, जो यहाँ पर इसकी स्पीड होती है वेव फ्रंट की, जो स्पीड होती है किसमें, फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड होती है अपॉन में सेकंड मीडियम में जो उसकी स्पीड है, क्योंकि स्पीड हो गई चेंज, इसीलिए जो साइन आई अपॉन में साइन आर है, ठीक है, साइन आई अपॉन में जो साइन आर है ये यहाँ पर इक्वल टू होता है किसके, v1 अपॉन में v2, यानी कि जो फर्स्ट मीडियम में जो उसकी स्पीड थी और सेकंड मीडियम में जो चेंज हुई है स्पीड उसकी, ठीक है, तो ये v2 के बराबर होती है। ठीक है, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन में v2। क्लियर है। n2 अपॉन में n2 अपॉन में n1, ये क्या है भाई, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्लियर है। रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट, इसको तो हम ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स में पढ़े थे, सेम वही लॉ यहाँ पर फॉलो होते हैं। की कॉन्सेप्ट की बात करें कि हाइजेन प्रिंसिपल में क्या की कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए कि जो वेव फ्रंट होता है वो लोकस ऑफ पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ठीक है, जैसे मान लो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि भाई ये लाइट का सोर्स है, अब यहां से क्या हो रही है, लाइट वेव निकल रही है, अब इसके ये वाले लोकस पॉइंट्स पर जितने भी इसके पॉइंट्स है ना, सब पर उसके क्या होंगे, सेम फेज होगा।
क्लियर है। सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है, जो जैसे कि मान लो क्या हो रहा है कि जो हमारा स्मॉल स्फेरिकल वेव्स है फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, कि भाई जैसे कि यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट्स का मतलब ये है कि ये हमारा लाइट सोर्स है। अब यहाँ पर एक हमारा वेव फ्रंट बना, फिर इस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से लाइट वेव जो है वो आगे बढ़ रही है, फिर एक नया यहाँ पर वेवलेट्स बना लेती है या वेव फ्रंट बना लेती है। इसे हम जो सेकेंड वाला जो बना है इसे हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, ठीक है। इनवे लोग, तो हमने वही बात करी कि भाई जो सेकेंडरी यहाँ पर वेवलेट्स फॉर्म होता है वो फर्स्ट वाले वेवलेट्स को क्या कर लेता है, पूरी तरीके से ढक लेता है। प्रोपोगेशन, ठीक है, तो प्रोपोगेशन की भी बात कर ली हमने कि जो लाइट वेव होती है वो सोर्स ऑफ लाइट से हमेशा आगे की तरफ, ठीक है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगी, कभी भी वो सोर्स के तरफ रिवर्स नहीं चल जाएंगी, ठीक है। ऑल डायरेक्शन में आगे बढ़ने का मतलब है कि वो आगे ही जाएंगी, वो रिवर्स इधर सोर्स की तरफ नहीं, इस प्रकार से प्रोपोगेट नहीं होती है, वो हमेशा आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट करती है वेव। जो वेव फ्रंट होते हैं वो हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चले आगे, देखो आगे हम समझने वाले हैं दोस्तों कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट वेव्स क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर कोहेरेंट वेव्स को समझते हैं कि क्या होती है। जैसे मान लो हमारे पास में दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स है, इसे कोहेरेंट हम कब कह सकते हैं, जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो सभी की, ठीक है, और उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं क्या, कोहेरेंट वेव्स। ये जो कोहेरेंट वेव्स होती है यही इंटरफेरेंस का फिनोमिना रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम आगे अभी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमें कौन सा यहाँ पर कोहेरेंट वेव्स देखने को मिलता है, तो जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस में, उसमें यहां पर जो टू स्लिट्स की सहायता से हम क्या करते हैं, जैसे मान लो सिंगल सोर्स से जो लाइट प्रोपोगेट हो रही है, फिर हम डबल स्लिट की सहायता से इसको इस सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से जो आ रहा है ना यहाँ पे लाइट, इसको हम क्या करते हैं इस स्लिट्स की सहायता से टू पाथ से यहाँ पे प्रोपोगेट कराते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें स्लिट्स की सहायता से हमने एक ही सोर्स लाइट को जब दो लाइट वेव्स बना दी इसकी, तो ये क्या कहलाता है, इन दोनों जो लाइट वेव्स नजर आ रही है ना सिंगल स्लिट से जो यहाँ पर आगे प्रोपोगेट हो रहा है, इसको बोला जाता है कोहेरेंट वेव्स, ठीक है। और यही आगे अगर मान लो स्क्रीन पर है तो ये स्क्रीन पे क्या करेगा, इंटरफेरेंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव टाइप का देखने को मिल सकता है इसका इंटरफेरेंस, ठीक है, जिसमें डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, ठीक है। आगे और कौन सा यहाँ पर होता है कोहेरेंट वेव्स, तो जो लेजर बीम से जो यहाँ पर लाइट निकलता है, जिसे अगर हम टू पाथ से स्प्लिट करा देंगे तो ऐसे भी लाइट को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट वेव्स कहते हैं, ठीक है। आगे चले, कंडीशंस क्या होती है, अभी हमने देखी कि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, तब ऐसे हम लाइट को या फिर जो वेव्स है उसको क्या बोलेंगे, कोहेरेंट वेव्स कहेंगे, ठीक है। सोर्स क्या होता है भाई, सिंगल सोर्स होता है उसका, लाइट का जो सोर्स है वो सिंगल है, उसको हम स्प्लिट करा दो दो पाथ से, टू पाथ से, तो जब वो टू पाथ से जो प्रोपोगेट हो रहा है ना लाइट वेव्स, उसको बोला जाता है कोहेरेंट वेव्स, ठीक है। चले आगे, इफेक्ट क्या होता है इसके, तो इससे स्टेबल यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। अभी इंटरफेरेंस हम पढ़ने वाले हैं आगे क्या होता है। ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जो बनेगी यहाँ पर शार्प एंड फिक्स्ड बनेगी, इसीलिए तो स्टेबल इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। इनकोहेरेंट जो वेव्स होती है ये क्या होता है, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि दो या दो से ज्यादा जो वेव्स है उसको हम इनकोहेरेंट वेव्स कह सकते हैं अगर उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है और उनका जो फेज डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है या फिर वो रैंडम है, वो फिक्स्ड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसी वेव्स को हम इनकोहेरेंट वेव्स कहेंगे, ठीक है। तो ये अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो दोस्तों जैसे कोई भी हमारे पास में टू बल्ब है, ठीक है, तो दोनों बल्ब है अलग अलग उनकी फ्रीक्वेंसीज होंगी, अलग अलग उनके यहाँ पर फेज होने वाले हैं, जो उनका फेज डिफरेंस है वो भी डिफरेंट होगा। तो ऐसे में इससे दो अलग अलग बल्ब से आने वाले हम लाइट को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम यहाँ पर इनकोहेरेंट वेव्स लाइट, ठीक है। और अगर मान लो सन का लाइट जो आ रहा है और मान लो कोई बल्ब है हमारे पास में, तो सन और बल्ब का लाइट में जो फ्रीक्वेंसीज होंगी इनकी तो बहुत डिफरेंट होगी। तो ऐसे जो वेव्स होती है लाइट वेव्स, उसे हम क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट वेव्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें देखो इनका जब यहाँ पर क्या है, इनकोहेरेंट है, यानी कि फ्रीक्वेंसीज और जो फेज डिफरेंस है वो डिफरेंट है, इसकी वजह से जो यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न इसमें नहीं बनता है, मतलब सस्टेन नहीं बनता है, मतलब वो यहाँ पर विजिबल नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है, आगे चले। इफेक्ट्स ऑफ इनकोहेरेंट वेव्स की बात करें तो ये सुपरपोजिशन लीड्स टू अ रैंडम इंटेंसिटी से सुपरपोजिशन देते हैं, जिसके कारण विजिबल पैटर्न नहीं बन पाता इसका, ठीक है। इसीलिए इससे नो कंस्ट्रक्टिव नो डिस्ट्रक्टिव यहाँ पर इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है इनकोहेरेंट वेव्स से, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी देखो, कोहेरेंट वेव्स को पढ़ा कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है सेम
और इनकोहेरेंट वेव में फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंस। फेज डिफरेंस की बात करें तो कोहेरेंट वेव्स के लिए कांस्टेंट होता है, इनकोहेरेंट वेव्स का फेज डिफरेंस भाई रैंडम कुछ भी हो सकता है। इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करें तो यहां पर इंटरफेरेंस स्टेबल बनता है कोहेरेंट वेव्स में, इनकोहेरेंट वेव्स में अनस्टेबल यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है, मतलब वो विजिबल नहीं होता है। एग्जांपल की भी बात कर ली कि भाई जो यंग डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम एक सिंगल सोर्स से आने वाले लाइट को स्लिट की सहायता से दो पाथ से यहां पर आगे प्रोपोगेट कराते हैं, तो वो जो प्रोपोगेट हो रहा है ना स्लिट के बाद से जो लाइट वेव आगे प्रोपोगेट हो रही है वो लाइट क्या कहलाता है, वो उस वेव को हम कोहेरेंट वेव्स कहेंगे। लेजर बीम से जो यहाँ पर लाइट निकलती है अगर उसको हम टू पाथ से अगर प्रोपोगेट करा दो तो ऐसे लाइट को भी हम कोहेरेंट वेव्स बोल सकते हैं। और इनकोहेरेंट क्या होता है, जो बल्ब या सनलाइट अलग अलग इनकी फ्रिक्वेंसीज होंगी, अलग अलग इनका फेज डिफरेंस होगा, तो ऐसे लाइट को हम इनकोहेरेंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या होता है इंटरफेरेंस। तो दोस्तों इंटरफेरेंस यहां पर ऐसा फिनोमिना होता है लाइट वेव का जिसमें हमें यहां पर अलग अलग जो यहां पर 2 से 3 जो कोहेरेंट लाइट वेव्स होती है वो सुपर पोजिशन होती है एक दूसरे पर, जिसके रिजल्ट में हमें यहां पर इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक यहां पर जो लाइट वेव्स जो सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ में सुपर पोजिशन होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम यहां पर क्या बोलते हैं, ऐसे फिनोमिना को इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस हो सकता है जिसमें हमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस यहां पर शार्प दिखती है, स्टेबल देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेबल यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। कंडीशंस क्या है भाई इसके लिए, तो कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसकी सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा तभी वहां पर वो इंटरफेरेंस बनाएगा। ठीक है, सेम पोलराइजेशन यानी कि फॉर द स्टेबल फ्रिंज फॉर्मेशन रहना चाहिए। ठीक है, इक्वल एंड नियरली एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी लगभग अप्रॉक्स उनका सेम रहना चाहिए। ठीक है, तब हमें यहां पर वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो विजिबल नजर आएगा, शार्प नजर आएगा। क्लियर है। मैथमेटिकल कंडीशंस की बात करें, जैसे पहली चीज तो ये देख लो, यहां पर एक सोडियम लैंप है, एक दूसरा बल्ब, पहला बल्ब है, एक कोई दूसरा बल्ब है। अब इन दोनों से जो लाइट निकल रहा है भाई, ऐसे लाइट जो होता है इनकी फ्रीक्वेंसी और जो इसका फेज डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है, जिस वजह से इसमें जब इसका हम इंटरफेरेंस कराएंगे तो इंटरफेरेंस होता ही नहीं, मतलब विजिबल ही नहीं होता भाई। ठीक है, क्योंकि जो सोर्स होता है ना ये लाइट ऑफ सोर्स जो है ये, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसीज और जब फेज डिफरेंस डिफरेंट है यानी कि वो इनकोहेरेंट है, तो इनकोहेरेंट जो यहाँ पर वेव होती है वो यहाँ पर इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं बनाती है, स्क्रीन पर विजिबल नहीं होता उनका। ठीक है, होता भी है तो बिल्कुल वो माइनर होता है, विजिबल ही नहीं हो पाता। ठीक है, शार्प नहीं होता इसलिए। अब इसका मैथमेटिकल कंडीशन की बात करें, अगर मान लो इनका पाथ डिफरेंस जो हमारे पास में कोहेरेंट वेव्स जो है ना, अगर उनका पाथ डिफरेंस डेल एक्स है और उनकी वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है, तो ऐसे में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनाएगी, यानी कि वो जो ब्राइट फ्रिंजेस उनमें कब देखने को मिलती है, तब अगर उनका फाई यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो अगर कितना देखने को मिले, 0 देखने को मिले। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर जो उसका नेट एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है, इन दोनों वेव्स का नेट एम्पलीट्यूड होता है an इक्वल टू a1 प्लस a2, यानी कि उनका जो यहां पर एम्पलीट्यूड है वो एड हो जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में उनका एम्पलीट्यूड एड हो जाता है, इंटेंसिटी उनकी यहां पर बढ़ जाती है। ठीक है, i1 प्लस i2 प्लस में 2 रूट i1 i2। ठीक है, ये यहां पर इंटेंसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अगर यहां पर इनके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस होता है डेल एक्स इक्वल टू n लैम्डा होता है, n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि जब डार्क फ्रिंजेस बनेगी उसमें जो फाई यानी कि फेज होता है, फेज डिफरेंस वो कितना होता है, पाई होता है, 180 डिग्री होता है। नेट एम्पलीट्यूड की अगर बात करें, यहां पर डार्क जो इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें वो कितना होता है, a इक्वल टू a1 माइनस a2, यानी कि यहां पर एम्पलीट्यूड घट जाता है उनका। जैसे ये होता है मामला यहां पर, जैसे मान लो एक हमारी ये जो कोहेरेंट लाइट वेव है वो इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा तरफ दूसरी यहां पर मान लो एक दूसरी हमारी दूसरी जो लाइट वेव है वो भी इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो इनका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है ना, या फिर जो उनका फेज डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखो ये मैक्सिमम हो रही है हमारी पहली वाली कोहेरेंट जो लाइट वेव है, और दूसरी वाली भी यहां पर मैक्सिमम हो रही है, तो इनका जो फेज डिफरेंस है ना साथ साथ चलता है आगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, एम्पलीट्यूड जैसे पहली वाली हमारी ये इस प्रकार से यहां पर देखने को मिली। ठीक है, तो दूसरी वाली जो यहां पर जा रही है ना वो भी यहां पर इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देती है, तो यहां पर जो बनेगी वो कौन सी, ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, यहां पर कौन सी बनेगी, डार्क फ्रिंजेस बनेगी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें।
ठीक है। तो इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर इनमें देखने को मिलता है। अगर देखो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है यानी कि डार्क फ्रिंजेस के लिए जो यहाँ पर पाथ डिफरेंस होता है डेल एक्स इजिकल टू n प्लस 1/2 लैम्डा, ठीक है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या हो जाती है इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 माइनस में 2 रूट I1 I2 होती है, ठीक है। तो ये सब फार्मूले याद रख सकते हैं आप। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की हमने अभी बात कर ली कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बन सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बन सकता है, कि जब भाई जो लाइट वेव्स है जो हमारी कोहेरेंट लाइट वेव्स वो मीट करेंगी सेम फेज में, ठीक है, तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और एम्पलीट्यूड यहां पर ऐड हो जाता है जिस वजह से ब्राइट फ्रिंजेस बनती है। अभी हमने पैटर्न बना के देखा था कि जो अगर मान लो पहली हमारी लाइट वेव्स इस प्रकार से आगे बढ़ रही है तो दूसरी वाली भी यहां पर सेम फेज में इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो जब उनका देखो इन दोनों का यहां पर क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड ऐड होने से यहां पर जो बनेगी क्या कौन सी बनेगी फ्रिंजेस, तो यहां पर ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। यहां पर जो बनेगी यहां पर कौन सी बनेगी, इनकी यहां पर बनने वाली है कौन सी, डार्क फ्रिंजेस, ठीक है, क्योंकि यहां पे एम्पलीट्यूड इनका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चले आगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें उससे पहले एम्पलीट्यूड देख लो इनका। जो इनका यहां पर एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड का क्या फार्मूला होता है, रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई होता है, ठीक है। फाई क्या है भाई, फाई उनका यहाँ पर फेज डिफरेंस होता है जो kx होता है और k की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन में लेमडा, ठीक है, क्लियर है। यानी कि जो फेज डिफरेंस फाई है उसको 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू में डेल एक्स यानी कि उनका पाथ डिफरेंस कह सकते हैं हम, और डेल एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है, ठीक है, k क्या है 2 पाई अपॉन लेमडा है। इंटेंसिटी क्या होता है, I इजिकल टू k इंटू ए स्क्वायर क्या है, एम्पलीट्यूड होता है a स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहां से देखें इस वाले एम्पलीट्यूड से जब हम इंटेंसिटी बनाएंगे इस फार्मूला का यूज करते हैं I इजिकल टू k a स्क्वायर से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू इस a स्क्वायर में रखेंगे तो ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा। तो जब हमको यहाँ पर इंटेंसिटी जो हमको फार्मूला देखने को मिलता है I1 प्लस I2 प्लस में 2 रूट I1 I2 cos फाई, ठीक है, ये इंटेंसिटी का फार्मूला देखने को मिलता है। अगर मान लो इनका जो इंटेंसिटी है I1 इक्वल टू I2 हो जाता है तो ये I0 दे देंगे दोनों, और I0 जैसे ही देंगे होता यह है कि ये भी I0 होगा, ये भी I0 होगा, ठीक है, और ये I1 I2 ये भी I0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर I0 का स्क्वायर बन जाएगा और I0 का स्क्वायर जैसे बनेगा रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारा यहाँ पर फाई जो एंगल है, मान लो एंगल की बात नहीं है अभी, बात ये है कि ये I1 प्लस I2 है, ये I1 I0 हो गए तो ये 2 I0 यहां से देखने को मिलता है और 2 I0 प्लस में यहां से देखने को मिलता है, तो ये 4 I0 बना लेते हैं टोटल, ठीक है। तो हमको यहां पर I इजिकल टू टोटल इंटेंसिटी कितनी मिलती है, 4 I0 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर इंटेंसिटी इसकी देखने को मिलती है इसमें। अब हम दोस्तों इंटरफेरेंस को यहां पर यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि ये क्या होता है, यानी कि YDAC, ठीक है, क्या होता है ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें ये होता है कि हम यहाँ पर 2 कोहेरेंट स्लिट्स यानी कि 2 कोहेरेंट यहाँ पर लाइट वेव्स लेने वाले हैं, उनको यहाँ पर इल्यूमिनेट कराएंगे किस पे, स्क्रीन पे, यानी कि इंटरफेरेंस कराने वाले हैं। कैसे भाई, उस इंटरफेरेंस में ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हमें मिलती है। कैसे मिलती है, देखो होता ही है कि एक सिंगल सोर्स से, ठीक है, एक सोर्स से यहाँ पे जो लाइट आगे प्रोपोगेट हुई, हमने स्लिट की सहायता से यहाँ पर इसको 2 पाथ से में क्या कर दिया, प्रोपोगेट करा दिया, ठीक है। तो अब ये 2 पाथ से जो प्रोपोगेट हो रही है लाइट, ये कोहेरेंट लाइट वेव है, ठीक है। तो जब ये स्क्रीन पे यहाँ पर टकराती है तो ये इंटरफेरेंस बनाती है दोनों लाइट वेव्स, ठीक है। तो इंटरफेरेंस की सहायता, जो इंटरफेरेंस होता है उसकी वजह से हमको यहाँ पर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इस स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी, देखो डार्क और लाइट, जो ब्राइट है ब्राइट फ्रिंजेस इस पे नजर आती है। तो ये ही फिनोमिना क्या कहलाता है, ये फिनोमिना कहलाता है हमारा क्या, इंटरफेरेंस, जिसे हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सहायता से करते हैं कि जो एक सिंगल सोर्स से जो लाइट आ रहा था स्लिट की सहायता से, डबल स्लिट की सहायता से हमने उसको 2 पाथ से गमन करवा दिया, उस वजह से स्क्रीन पे हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिलता है। अब बात यह है कि जो कैपिटल डी, देखो पहली चीज की जो फ्रिंज विड्थ होती है ना, बीटा इजिकल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। ये क्या होता है, लैम्डा तो भाई वेवलेंथ है, वेवलेंथ है इनका, किसका, जो लाइट वेव यहाँ पर जो कोहेरेंट लाइट वेव है उसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, ठीक। जो कैपिटल डी है वो यहां पर जो स्लिट है, स्लिट से लेके जो हमारी स्क्रीन है ना उसके बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा यहां पर डिस्टेंस होती है उतने ही ज्यादा यहां पर इंटरफेरेंस उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज कि जो स्मॉल डी है वो क्या होती है, ये स्लिट हमारी S1 जो है और S2 जो 2 स्लिट है इनके बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी कहते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लैम्डा डी बाय डी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं।
अब इसमें यहां पर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखने को मिलती है, जो इंटरफेरेंस होता है ना, इसमें सेंट्रल मैक्सिमा देखने को मिलता है। अगर ब्राइट फ्रिंजेस अगर एट सेंटर पे बने तो उनमें क्योंकि जीरो पाथ डिफरेंस होता है सेंटर पे, तो यहां पर ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलती है। अल्टरनेटिंग होती है क्योंकि एक ब्राइट दूसरी फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न वहां पर देखने को मिलता है स्क्रीन पे। सिमिट्री फॉलो करता है वो, क्योंकि यहां पर जो फ्रिंजेस होती है वो इक्वली स्पेस्ड एंड पैरेलल होती है, यानी कि जितनी भी वो फ्रिंजेस बनती है वो यहां पर इक्वल साइज की देखने को मिलती है और पैरेलल होती है वो सभी फ्रिंजेस एक दूसरे के, ठीक है। ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो बनती है, जैसे इनका यहां पर जो एक्स है, यहां पर हमें कितना यहां पर देखने को मिलता है n लैम्डा d बाई डी, ठीक है। और जो डार्क फ्रिंजेस के लिए यहां पर जो देखने को मिलता है ये कितना 2n-1 बाई 2 इंटू में लैम्डा d बाई डी, ठीक है। तो ये यहां पर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के लिए देखने को मिलता है हमें। आगे चले, आगे यहां पर देखो, आगे हमको डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। क्या होता है डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन में दोस्तों क्या होता है, लाइट जो है ना किसी एजेस से टकराकर, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे इस सोर्स से हमारी लाइट प्रोपोगेट हो रही है और यहाँ पर कोई क्या है, कोई ऑब्स्टेकल है या कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट समझ लीजिए इसको, और इस ऑब्जेक्ट की एजेस से टकरा के देखो, यहां पर जो टकराई बीच में वो तो भाई लाइट यहीं पे रुक जाएंगी, ठीक है। ये जो लाइट वेव है ये आगे बढ़ नहीं सकती यहां पर, लेकिन जो यहां पर किनारे वाला जो है, यानी कि जो एजेस है, यहां से लाइट टकरा के बेंड हो जाती है, ठीक है। लाइट यहां से टकरा के बेंड हो जाएंगी, जो जिस मान लो वो जिस पाथ से आगे बढ़ रही थी वहां से बेंड हो जाएंगी, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कहलाता है, जिसमें मान लो किसी सोर्स से जो लाइट प्रोपोगेट हो रही है वो किसी ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट से टकराकर क्या हो जाता है, वो उसके पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से लाइट क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, ठीक है। तो वो यही पैटर्न हमारा क्या होता है यहाँ पर, यही फिनोमिना जो है डिफ्रैक्शन कहलाता है। फिर ये आगे हमें क्या होता है, अगर मान लो ये ऑब्स्टेकल था हमारे पास में, ठीक है, और यहां से जो लाइट निकल रही थी, ठीक है, तो ये लाइट बीच में जो टकराई वो तो भाई रुक गई वहीं पे, वो तो आगे बढ़ नहीं सकती, लेकिन जो किनारे यानी कि जो एजेस पे टकराई वो बेंड होके आगे बढ़ेंगी, ठीक है। फिर वो अगर मान लो आगे हमारे पास में कोई स्क्रीन लगी है तो ये यहां पर इंटरफेरेंस का फिनोमिना देती है, ठीक है। कैसे भाई, देखो पहली चीज तो इसमें केवल हमको यहां पर वेव नेचर देखने को मिलता है डिफ्रैक्शन में, ठीक है, लाइट का। आगे देखो क्या होता है कि जो डिफ्रैक्शन होता है कितने टाइप का है, हमको यहाँ पर एक फ्रेस्नेल जो होता है वो डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है और एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें यहाँ पर सोर्स और जो स्क्रीन होता है, जैसे सोर्स या फिर स्क्रीन हो सकती है, वो फाइनाइट डिस्टेंस पर रखी है, ठीक है। हमको मालूम है कि भाई ये सोर्स है हमारा, यहीं पे पास में एक स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है, तो इसके बीच की डिस्टेंस होती है फाइनाइट, ठीक है। तो ये होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, जिसमें यहां पर एजेस से टकरा के क्या होती है, लाइट जो वेव है वो बेंड हो जाती है, ठीक है। और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में है कि भाई हमें सोर्स और जो हमारी स्क्रीन है उसके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, पता ही नहीं है कि कितना डिस्टेंस है, तो वहां पर ऐसे में हमको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे में यहां पर आगे जो हम क्या करने वाले, सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो फ्रॉनहोफर टाइप का डिफ्रैक्शन होने वाला है, ठीक है। अब इसमें किस प्रकार से आगे चीजें होती है समझो। तो दोस्तों यहाँ पर डिफ्रैक्शन के लिए जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हमें फ्रॉनहोफर टाइप का देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर जो सोर्स और जो स्क्रीन है उसके बीच की जो डिस्टेंस होने वाली है वो यहाँ पर फाइनाइट रहेंगी। इसमें हम क्या करते हैं कि लाइट यहाँ पर किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से हम निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटरफेरेंस होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कोहेरेंट टाइप का उसकी वेव रहनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको एक नैरो स्लिट, ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से आने वाले लाइट वेव को हम क्या करते हैं, पास कराते हैं इससे। तो जब यहाँ से स्लिट से ये जो लाइट हमारी आगे बढ़ेंगी ना, तो ये अलग अलग पाथ में आगे बढ़ती है और उसके वजह से हमें यहाँ पर स्क्रीन पर क्या इंटरफेरेंस देखने को मिलता है इसका, क्योंकि ये देखो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, हमारी कैपिटल डी है, क्योंकि ये फाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। अब आगे इसमें यह होता है कि जब ये अलग अलग पाथ से में जब आगे बढ़ा तो स्क्रीन पे यहाँ पर हमको इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, यानी कि फ्रिंजेस बनने वाली है यहाँ पर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो उसकी पोजीशन क्या होती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो इसकी दो तरीके की हमको यहाँ पर इसकी पोजीशन देखने को मिलती है, एंगुलर पोजीशन एंड लीनियर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन जो होती है इसकी क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू ब्राइट फ्रिंजेस की जो बनेगी उसकी पोजीशन होती है 2n+1/2 लैम्डा बाई डी, ठीक है। और अगर लीनियर पोजीशन की बात करें ब्राइट फ्रिंजेस के लिए वो बनती है यहाँ पर क्या, x इज इक्वल टू 2n+1/2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। और ये डार्क फ्रिंजेस के लिए यहाँ पर जो यहाँ पर इसकी पोजीशन होने वाली है ये क्या होगी, जो इसकी एंगुलर पोजीशन होती है n लैम्डा बाई डी होती है, और जो हमारी इसकी लीनियर पोजीशन देखने को मिलती है डार्क फ्रिंजेस की, उन डार्क फ्रिंजेस के लिए दोस्तों n लैम्डा डी बाई डी होती है, ठीक है, क्लियर है। अगर इसकी कंडीशन फॉर मिनिमा
मतलब डार्क इवेंट्स के लिए अगर इसकी कंडीशन देखें तो वो होती है ए साइन थीटा इजिकल टू एन लेमडा, हमारा यहाँ पर एन प्लस माइनस 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। विथ अगर हम देखेंगे सेंट्रल मैक्सिमम पर विथ कितनी होगी इसकी, तो 2 लेमडा डी बाय ए होती है, ठीक है। ए हमारा क्या है भाई यहाँ पर, ए यहाँ पर ये स्लिट के यहाँ पर इसका क्या है डिस्टेंस होती है, ये कि कितना यहाँ पर इसकी चौड़ाई है, इसकी कितनी नैरो है, ये क्या हमारी इस स्लिट की विड्थ होती है, ठीक है। आगे चले, डी तो वहां पर उस हमारी स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है ये, और लेमडा उसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ठीक है, क्लियर है। आगे चले, फ्रिंज विड्थ की अगर बात करें, फ्रिंज विड्थ कितनी देखने को मिलती है, 2 लेमडा बाई डी, ठीक है। फ्रिंज विड्थ हमने अभी बात करी कि 2 लेमडा बाई डी, ठीक है। ये ए या डी हो सकता है, इसको हम ए से भी और डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, जो स्लिट की जो यहाँ पर विद होती है उसको, ठीक है। अगर हम स्लिट की डिस्टेंस स्लिट की जो विद है ना, उसको अगर ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो अपॉन में ए आएगा, और डी से रिप्रेजेंट करेंगे तो अपॉन में डी आएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे चले, अब अगर मान लो हमारा ये मीडियम में है, ठीक है, मीडियम से अगर किसी मीडियम से हम यहाँ पे इसको प्रोपोगेट कराएंगे इस हमारे लाइट को, तो उसमें यहाँ पर उसकी जो फ्रिंज विड्थ बनेगी ना, वो यहाँ पर बी डेस इजिकल टू बी बाय एन हो जाएगा। एन हमारा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, ठीक है। आगे दोस्तों हम पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या होता है पोलराइजेशन। दोस्तों पोलराइजेशन में होता है, जैसे आपको मालूम है कि जो लाइट हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ट्रांसवर्स नेचर की, ठीक है। तो ट्रांसवर्स नेचर की होने के कारण वो यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर इस प्रकार से ऑक्सीलेट करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। मतलब हमारी जो ऐसे कि वेव इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, लेकिन वो इस प्रकार से ऑक्सीलेट कर रही है, ठीक है। बड़ा इस साइड में रही है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या कर रही है, ऑक्सीलेट कर रही है। उस वजह से ये होता है, अगर हम किसी एंगल से यहां पर कोई ऑब्स्टकल या फिर क्या बोलते हैं पोलराइड उस लाइट के सामने क्या कर देंगे, पोलराइड रख देंगे, ठीक है। तो वो पोलराइड क्या करता है, वो वहां पर उसमें एक वेक्टर को उसके रोक लेता है, ठीक है। एक वेक्टर को क्या करता है, आगे जाने नहीं देता है अपने अंदर से, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारी लाइट आ रही है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर हमने पोलराइड रख दिया सामने, तो ये क्या करता है, जो ऑक्सीलेट कर रहा है इस प्रकार से परपेंडिकुलर, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक जो वेक्टर है उसके ऑक्सीलेटिंग वेक्टर, उसको क्या करता है, जाने नहीं देता है, एक सिंगल वेक्टर को आगे प्रोपोगेट होने देता है। उस वजह से दोस्तों हमें जो यहाँ पर पोलराइज्ड लाइट देखने को मिलता है आगे, ठीक है, क्लियर है। तो अनपोलराइज्ड लाइट होता है, उसमें क्या होता है कि जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो वाइब्रेट करता है ऑल डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली, लेकिन जैसे ही हम कोई पोलराइड उसके सामने रख देंगे तो वो क्या करता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे वाइब्रेट करता है ना ऑल डायरेक्शन में, वो सभी को आगे प्रोपोगेट नहीं होने देता है, वो केवल एक प्लेन में ही वो लाइट को आगे बढ़ने देता है, केवल वन फिक्स्ड प्लेन में। उस वजह से जो आगे पोलराइड के बाद वाला जो हमें लाइट मिलता है ना, वो एक पोलराइज्ड लाइट होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन जो यहाँ पर ब्रेस्टर्स लॉ हमें देखने को मिलता है। ब्रेस्टर्स लॉ क्या कहता है कि अगर मान लो कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जिस एंगल से हम पोलराइज जो मटेरियल है उसको हम रखेंगे ना लाइट्स के सामने, तो वो जिस एंगल से रखेंगे, जिस एंगल से उस पर वो क्या हो रहा है, लाइट वहां पर क्या हो रहा है, इंसिडेंस हो रहा है, उसको यहाँ पर आईपी बोलते हैं, ठीक है। ब्रेस्टर्स एंगल बोल सकते हैं या फिर उसको पोलराइजिंग एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर 10 IP इजिकल टू कितना होता है, म्यू होता है, और म्यू हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, क्लियर है। तो जो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज होती है आर परपेंडिकुलर एट IP, ठीक है। और जो पोलराइजेशन हम करते हैं पोलराइड्स के द्वारा, वो क्या होते हैं, पोलराइड्स आर मटेरियल दैट अलो ओनली वन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस टू पास, ठीक है। तो मान लो जैसे कि वो ऑक्सीलेट करते हुए जो लाइट वेव आ रही थी भाई, पोलराइड हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अब ये पोलराइड क्या करेंगे, जो ऑल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो इसका प्रोपोगेट जो ऑक्सीलेट कर रहा था ना, वो क्या करता है, केवल एक सिंगल प्लेन में ही उस लाइट के इलेक्ट्रिक वेक्टर को आगे प्रोपोगेट करता है। इस वजह से हमें पोलराइजेशन के बाद वाला जो बाहर जो निकलता हुआ जो लाइट मिलता है वो एक पोलराइज्ड लाइट होता है, ठीक है, क्लियर है। इसके एप्लीकेशंस हमें कहां देखने को मिलते हैं, एप्लीकेशन जैसे फोटोग्राफी में देखने को मिलता है, सन ग्लासेस में देखने को मिलता है, एलसीडी स्क्रीन में देखने को मिलता है, 3D मूवीज में इसके एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं पोलराइजेशन के, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फार्मूले, प्रिंसिपल थे, सब कुछ वे ऑप्टिक्स के कंप्लीट कर लिए। आगे आप यहाँ पर रिवीजन के लिए इसके फार्मूले दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन फार्मूले को आपको याद करना है, और एनसीईआरटी या फिर किसी भी जो भी आपके पास में सोर्स है प्रैक्टिस मटेरियल, वहां से इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और इन फार्मूले को रिवाइज करिए, और इन फार्मूले को आप अलग से एक नोटबुक में क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, इसके शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। रिविजन के लिए तो ये नोट्स है ही, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इन फार्मूले के सिर्फ
सिर्फ फार्मूला नोट शीट आप तैयार कर सकते हैं अलग से, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।